हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी द अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। नाउ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 10th की सीरीज का फर्स्ट चैप्टर में हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा। चैप्टर के नेम से पावर शेयर करना, पावर शेयरिंग है। इंट्रोडक्शन में हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने थे। बेल्जियम श्रीलंका, मेजॉरिटिज्म श्रीलंका, अकोमोडेशन बेल्जियम जो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल ये हम आज एक्सप्लेन करेंगे, और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कितने तरीके पावर शेयरिंग किस किस रूप में किए जाते हैं, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डिटेल में पढ़ेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं आपको बता दिया था। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम 4 हैं, नीदरलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग एंड जर्मनी। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम बड़ा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच स्पीक करते हैं। तो आपने बैंक में कभी जाते तो देखा होगा एफडी करवाते हैं पेरेंट्स, तो यहाँ पे एफडी का कॉन्सेप्ट याद रखना। फ्लेमिश यानी रीजन का नाम है और डच लैंग्वेज बोल रहे हैं एफडी, ठीक है ना। 40% जो है वो वेलोनिया रीजन के फ्रेंच बोलते हैं, WWF, नॉर्मली फाइटिंग WWE हो गया आजकल, पहले WWF कहते थे इसको। तो आप WF यूज करोगे यानी वेलोनिया रीजन में फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर रहा है। रिमेनिंग 1% जर्मन बोल रहे हैं, तो 59 + 40 99 होता है, 1% जर्मनी बोल रहे हैं। ब्रूसेल के अंदर रेशियो में डिफरेंस हो रहा है, वाइस वर्सा हो रहा है, ध्यान रखना। 80% जो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच बोल रहे हैं। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ एथनिक कंपोजिशन, याद रखना एथनिसिटी की डेफिनेशन। रीजन ऑफ टेंशन, किस रीजन से टेंशन क्रिएट होता है, ये हेडिंग्स है। फिर आता है हमने बेल्जियम का पूरा मैप बताया था कि यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है नदर्न पार्ट, येलो पार्ट, वो फ्लेमिश रीजन है, नीचे वाला वलोनिया रीजन है, और ब्रूसेल कैपिटल यहाँ पे, और यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पर्सन है। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका में मैंने बताया था सिन्हाला कम्युनिटी, जो लैंग्वेज है सिन्हाला बोली जाती है श्रीलंका में, और यहाँ पे है श्रीलंकन तमिल्स, और यहाँ पे है इंडियन तमिल्स, जिनको आज़ादी के बाद से, आज़ादी से पहले लाया गया था, और ये श्रीलंकन तमिल्स जो राजा चोल के समय से आए हुए हैं। अब इसकी एथनिक कंपोजिशन में मैंने बताया था 74% जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले वो मेजॉरिटी में है, इसलिए मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा आगे। 18% श्रीलंकन तमिल्स हैं, जिसमें 13% तो श्रीलंकन, 18 जो है वो तमिल स्पीकर्स है, जिसमें 13% श्रीलंकन है और 5% इंडियन तमिल है। तो फिर 13 + 5 करता है 18 होता है। इसमें प्लस 7% हम करते हैं जो क्रिश्चियन भी है, जो क्रिश्चियन है, जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम इसको 7 ऐड करेंगे तो 99 बनेगा। 1% जो है वो ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले हैं। मेजॉरिटी ऑफ श्रीलंका, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। इट इज बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल्स द कंट्री इन विच एवर वे इट इज पॉसिबल फॉर दैट दे विल डिसरिगार्ड द बिलीफ और कल्चर ऑफ माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ये मेजॉरिटी की डेफिनेशन समझना होगा। और यहाँ पे मेजॉरिटी सिन्हाला है। फिर है क्या स्टेप्स लिए गए सिन्हाला सुप्रीमेसी को, डोमिनेंसी को दिखाने के लिए। तो 56 में एक्ट लगा, जहाँ पे क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और तमिल्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई, सिन्हाला को यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। एक नया संविधान बना जिसमें स्टेट्स ने बुद्धिज्म को फॉस्टर यानी प्रमोट करने का काम किया, तमिल्स को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, जब ये स्टेप्स लिए गए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। गवर्नमेंट ने जो मेजर लिया उससे एलिनेशन मतलब अंदर से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। बुद्धिज्म सिन्हाला लीडर्स ने फिर क्या किया, देखा कि तो बड़ी अनसेंसिटिव है टुवर्ड हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेलिंग से करना कल्चर है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनकी जो राजनीतिक जो उनके अधिकार है उसको डिनाई किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनको जॉब देने से उनकी अपॉर्चुनिटीज को रोका गया है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया है। तो ये सारे इम्पैक्ट पड़े। इसका रिजल्ट क्या निकला, एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेन्ड ओवर टाइम। दोनों में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गए, टेंशन क्रिएट हो गई। अब इसका क्या असर पड़ा, इम्पैक्ट से रिजल्ट तो इतना आ गया कि रिलेशन खराब हो गए। अब रिलेशन खराब होने से सिविल वॉर की कंडीशन हो गई श्रीलंका में, जिसे हमने कहा कि न्यूटन्स का लॉ होता है कि भाई एक एक्शन लेते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। तो भाई सिन्हाला सुपरमेसी हो रही है, तमिल्स ने क्या रिवॉर्ड बैक किया। अब तमिल्स ने क्या किया, रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, सबसे पहले उन्होंने पार्टी लॉन्च कर दी और स्ट्रगल शुरू कर दिया। तमिल्स ने अपना डिमांड किया कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारे को दिया जाए, हमारी तमिल्स को
हमारे अपने रिलीजन जो कि नदर्न ईस्टर्न में पूरा श्रीलंका के नदर्न ईस्टर्न जो हमारा पूरा तमिल का रीजन है उसको रीजनल ऑटोनॉमी अपनी क्षेत्रता दे दिया जाए और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड जॉब में सिक्योर किया जाए। फिर 1980s तक क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। 1980s आते आते क्या हुआ, पेरेंट्स को डिमांड कर रहे थे, अब उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमको तो पूरी डिपेंडेंसी दी जाए जिसमें नदर्न ईस्टर्न एरिया में श्रीलंका के अपना हमारा इंडियन तमिल्स का अपना रीजन होगा। इससे डिस्ट्रस्ट हो गया दोनों कम्युनिटीज के बीच में और ये कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट यानी फाइट के रूप में कन्वर्ट हो गया। इससे सिविल वॉर छिड़ गया था श्रीलंका में। और वॉर में क्या हुआ था, सोशल कल्चर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अंदर क्या हुआ था, उनको था बैक सेटअप बैक मतलब होता है एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जिस कारण इन क्षेत्रों में क्या हुआ था, इनका डेवलपमेंट थोड़ा धीरे हो गया था। HDI इंडेक्स में इफेक्ट पड़ा था। लिबरल तमिल टारगेट तमिल इलम LTT के बारे में बताया था कि पहले टेररिस्ट ऐसा संगठन था जो पहले से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, बाद में मिलिटेंट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, टेररिज्म अटैक करना शुरू किया। राजीव गांधी की असैसिनेशन इनके द्वारा हुआ था। मेजॉरिटी उसमें इस एंटी पावर शेयरिंग, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें कहते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एंटी पावर को शेयर नहीं किया, एंटी पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को लाया। मेजॉरिटी उसमें एक एंटी पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट है। नाउ अकोमोडेशन बेल्जियम, आज से हमें यहाँ पे पढ़ना, डिटेल में पढ़ना समझना है। अब तक रिवाइज कर लिया हमने सारा। हम जानते हैं कि बेल्जियम का हमने एथनिक कंपोजिशन देखा तो मित्रों समझ में आया कि वहाँ पे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस अमंग द सोशल ग्रुप, समाज के ग्रुप में डिफरेंसेस है और ये डिफरेंसेस डाइवर्सिटी को लाते हैं, मतलब भिन्नता है इनमें, डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता है। अब ये सिचुएशन है क्वेश्चन मार्क है कॉन्फ्लिक्ट, क्या इन डिफरेंसेस से डाइवर्सिटी से बेल्जियम में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ? क्योंकि श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने क्या देखा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। यहाँ पे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ऐसे रास्ते अपनाए जिससे उन्होंने अकोमोडेट किया अपनी डाइवर्सिटी को, अपने डिफरेंसेस को। क्या है इसमें, द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उनका अप्रोच ही अलग था, उन्होंने मेजॉरिटी इसके कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या किया, जो उनको लीडर्स जान लिया कि हाँ हमारे में डाइवर्सिटी है, अब इसको कैसे अकोमोडेट करेंगे। उन्होंने कल्चर डाइवर्सिटी को भी अपनाना, मतलब सभी को क्या है इक्वल आगे पढ़ेंगे, किस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया सभी को। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन अकोमोडेशंस आर, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 पॉइंट्स होंगे इसके, 5 नंबर का क्वेश्चन बताए, 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा। एक 3 तो यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, ठीक है ना। सो हम लोग एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। बिटवीन 1970 एंड 1993 इन सालों के बीच में 4 बार बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज आया, 4 बार हमने अमेंड किया। अमेंड को हिंदी में संशोधन कहते हैं। सो दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री। एक ही कंट्री में सारे कम्युनिटी के लोग एक साथ सर्वाइव कर सके, उसके लिए 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, ठीक है ना। Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government। अब ध्यान रखना हमारे यहाँ पे दो तरह, यहाँ पे क्या है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिसमें हम सेंटर और रिलीजन यानी स्टेट का जो है गवर्नमेंट अलग अलग होगी। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या साफ कह दिया कि सेंट्रल लेवल पे जो है, चाहे वो डच बोलने वाले हो चाहे वो फ्रेंच बोलने वाले हो, दोनों को बराबर बराबर इक्वल शेयर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, मान लो संविधान में 100 लोगों को कहा कि भाई मिनिस्टर्स बनेंगे, तो 50 फ्रेंच के होंगे, 50 डच के होंगे। तो इससे क्या होगा, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरी, कोई एक कम्युनिटी का डोमिनेंस नहीं रहेगा। अगर मान लो फ्रेंच को डोमिनेंस मिल जाता तो वो अपनी मनमानी करते, डच बेचारे कम नंबर है, कुछ बोले नहीं पाते। अब यहाँ पे दोनों को इक्वल, दोनों मंत्रियां बराबर है, नंबर ऑफ मंत्रीज है ना। तो इससे क्या होगा, कोई एक सिंगल का डोमिनेंस नहीं चलेगा, दोनों पार्टी जब रजामंदी होगी तभी कोई लॉ को ये लोग लागू करेंगे, ठीक है ना। अब है many power of the central government has been given to state government of the 2 region of the country। अब यहाँ पे क्या हुआ, पावर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी दोनों रीजन में। 2 रीजन हमने कौन से पढ़े थे, फ्लेमिश और वेलोनिया। अगर डायग्राम में मैंने बताया था येलो पार्ट फ्लेमिश है और रेड पार्ट वेलोनिया है। दोनों पार्ट में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट यानी उन दोनों पार्ट में जितने भी स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट वो आती थी, उनको क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दे दी। यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल है किस तरह से है पावर शेयरिंग कर रहा है। ना सिर्फ पावर शेयरिंग अमाउंट द मंत्रियों के बीच नहीं हो रहा है, इट्स ऑल्सो हैपन इन द रीजन ऑल्सो। रीजन में भी क्षेत्रीयता में क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग होता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और साफ कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट मतलब होता है जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बन जाती है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको मानना पड़ता है, हर बार वो अपोज नहीं कर सकती, ज़्यादा चलेगी सेंटर की चलेगी। यहाँ पे क्या था है, यहाँ पे सेंटर जो है पूरी बेल्जियम के लिए पॉलिसी बनाएगी और स्टेट है अपनी स्टेट के लिए पॉलिसी बनाएगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, पूरी फ्रीडम दे रखी है, स्टेट भी पावरफुल है कंपेयर टू सेंटर। तो यहाँ पे क्या सबऑर्डिनेट नहीं है, स्टेट क्या पावरफुल है, तो बेल्जियम ने अकोमोडेशन को अपनाया था। फिर आता है ब्रुसेल हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रुसेल जो हमारी कैपिटल सिटी है वहाँ का फंडा अलग था, मैंने बताया था, वहाँ पे अपोजिट था पूरा, है ना। तो यहाँ पे क्या सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, ब्रुसेल ने कहा कि भाई हमें तो पूरी बेल्जियम के अंदर क्या है, पूरी बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग फ्रेंच स्पीकिंग बराबर हो रहे हैं। तो ब्रुसेल वालों ने कहा कि हम एहसान नहीं रहेंगे, हम भी एहसान का बदला चुकाएंगे। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई यहाँ पे भी डच और फ्रेंच को ब्रुसेल सिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, बराबर बराबर मंत्री रखेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी और सिटी की जो सिटी का स्पेशल प्रॉब्लम थी ब्रुसेल में, कैपिटल सिटी में भी क्या है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया मंत्रियों को। तो अब चाहे डच हो चाहे फ्रेंच हो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। सो इस तरह से क्या हुआ, अब इससे क्या हुआ, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल। अब फ्रेंच के लोगों ने कहा, जो जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी ब्रुसेल में, उन्होंने क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो गए कि हाँ हम भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है। जब सेंटर में हम लोग को इंपॉर्टेंस मिल रही है, बराबर अधिकार मिल रहा है, तो हम अपनी सिटी में भी क्या है इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच ने मान लिया कि हम सेंटर में आपको पूरा अधिकार दे रहे हैं, तो फ्रेंच लोगों ने कहा कि ब्रुसेल में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है पर हम आपको बराबर अधिकार देंगे, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम THE स्पेलिंग मिस्टेक है, द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, ये भी आ गया। अब आप तो बड़े कंफ्यूज हो गए क्या हो गया, तो तीन गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट की अलग गवर्नमेंट है, ब्रुसेल सिटी की अलग गवर्नमेंट है, और यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ आ गई है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कह रहा है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू one language community, Dutch, French and German speaking population, no matter where they live। बड़ा इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या है, वो इलेक्टेड, वो चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन बोलने वाले हो, चाहे डच बोलने वाले हो, इन कम्युनिटी के लोग अपनी खुद की एक सरकार बनाएंगे जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहेंगे। और मतलब यहाँ पे देखो जर्मन को भी कितना इंपॉर्टेंस दिया है, सिर्फ 1% आबादी है, फिर भी कहा कि नहीं आपकी 1% पॉपुलेशन है, फिर भी आप अपनी खुद की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाओ जहाँ पे जर्मन बोलने वाले अपनी खुद की कम्युनिटी सरकार खुद तय करेंगे, ठीक है ना। पॉपुलेशन नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है अगर हम लोग मैप में जाए तो मैप में साफ आ गया है कि यहाँ पे ये रीजन ज़्यादा जो है फ्लेमिश रीजन है जहाँ पे डच बोलने वाले ज़्यादा है ना, और ये रीजन वेलोनिया है जहाँ पे फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक क्षेत्र में एक ही एरिया में पर्सन को रख दोगे कि भाई यहाँ पे रहने वाले डच वाले वो कभी यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे रहने वाले फ्रेंच वाले यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ पोर्शन इनका भी होगा, ये लोग भी यहाँ पे रहेंगे। तो चाहे पूरी बेल्जियम में कहीं भी रह रहे हो, ये अपनी कम्युनिटी सरकार के लिए अपनी लैंग्वेज वाले पर्सन जो है उनको चुन सकते हैं। तो ये इस तरह से एक कॉन्सेप्ट आया था कम्युनिटी गवर्नमेंट का, जहाँ पे नो मैटर वेयर दे लिव, बेल्जियम में कहीं भी रह रहे हो उनको क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार है, अपनी कम्युनिटी की सरकार को खड़ा करने का अधिकार है। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर, अब इस गवर्नमेंट के पास शक्ति क्या होगी, रिगार्डिंग कल्चर, अपने कल्चर को मेंटेन करना, एजुकेशन के बारे में करना, एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, भाषा से रिलेटेड कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी इशू होता है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट तय करेगी, डिसीजन ये देगी। मतलब यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के बारे में इंटरफेयर नहीं करेगी, सेंट्रल स्टेट के बारे में इंटरफेयर करेगी। अब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कम्युनिटी गवर्नमेंट के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, इतनी उनको आज़ादी दी है कि तुम अपने मैटर में अपने हिसाब से अपनी कॉन्सेप्ट अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, इसमें दूसरी सरकार जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो एक तरह से हमने बता दिया कि 5 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बड़े नंबर का क्वेश्चन आया 5 पॉइंट लिखते हैं, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आया तो शॉर्ट करना आपको आना चाहिए, पॉइंट 5 और रेफरेंस 2 अंडरलाइन करो। लिखने का पैटर्न होता है, जब भी आंसर लिखो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखानी है उसको अंडरलाइन करो ब्लैक पेन से, हेडिंग को ब्लैक पेन से मेंटेन करो, ठीक है ना। अब बेल्जियम मॉडर्न वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्वियसली मैंने आपको चीज बता दी कि कितनी तरह की गवर्नमेंट है, स्टेट अलग चल रही है, सेंटर अलग चल रही है, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग चल रही है। बंदा तो बेटा कंफ्यूज हो गया कि किसको वोट देने जाओ कि
तो इसमें क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, बट फिर भी ये इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट, हमेशा मैंने कहा है आंसर्स को कंक्लूड करते वक्त पॉजिटिव एक्सपेक्ट में आंसर लिखो, तो कंक्लूड करते वक्त आप क्या करोगे, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, अभी तक ये अरेंजमेंट से काफ़ी अच्छा देश अच्छे से शांतिपूर्वक चला है, किसी में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ है. दे हेल्प टू अवॉइड सिविल वॉर को या स्ट्रिफ को बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज, डच और फ्रेंच के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, एंड पॉसिबल डिविजन ऑफ द कंट्री अ लिंग्विस्टिक लाइन, लैंग्वेज के बेस पे कोई डिवीजन अभी तक नहीं हुआ है बेल्जियम के अंदर इस पॉलिसीज को अपनाने, एकोमोडेशंस को अपनाने से, ठीक है ना. When many countries of Europe came together to form the European Union, ध्यान रखना यूरोपियन यूनियन जो है ये एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोप के मुद्दों को लेकर ज़्यादातर खड़ा किया गया था, और इसकी नीड थी कि भाई शांति बनाए रखने के लिए इसका काम हो, यूरोप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा मंच मिले जहाँ पे अपनी जो रीजनल इश्यूज हैं या अपने जो नेबरिंग कंट्रीज के इशू बैठ कर तय कर सके. तो यूरोपियन यूनियन जब स्टेब्लिश हुई थी तब क्या हुआ था, ब्रुसेल वॉज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर. ब्रुसेल जो था, ब्रुसेल को क्या है हेडक्वार्टर चुना. क्यों चुना गया, ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ईयू की जो है संगठन जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको ब्रुसेल लिखता है. और क्यों उसको चुना गया, क्योंकि यहाँ पे इतनी भिन्नता होने के बाद भी सबको एक साथ लेकर गवर्नमेंट चली, तो अच्छा एग्जाम्पल सेट किया इसने यूरोप कंट्री के सामने. हालांकि इसका मेन जो मीटिंग्स जो थी, नॉर्मली जो यूरोपियन यूनियन को स्थापित करने की या फॉर्म करने की जो ट्रिटी साइन हुई थी वो मैस्ट्रेट में हुई थी जो नीदरलैंड में है, और बेल्जियम का पड़ोसी देश नीदरलैंड है. कहा कि मीटिंग वहाँ पे करो पर हेडक्वार्टर तो ब्रुसेल को बनाओ, ठीक है ना. तो मीटिंग तो नीदरलैंड में हुई थी मैस्ट्रेट ट्रिटी में, और हेडक्वार्टर बना था ब्रुसेल के अंदर. अब एक कंक्लूजन, EU 1950 में क्या हुआ था, मैस्ट्रेट मीटिंग नीदरलैंड में हुई थी बट ऑफिस शुड बी इन ब्रुसेल, हेडक्वार्टर शुड बी इन ब्रुसेल, तो ये एंड हो गया. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अच्छा पावर शेयरिंग अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, वे आंसर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे. अभी आप ये लिखना मैं शुरू कर देना कि श्रीलंका में ऐसा हुआ था, बेल्जियम में ऐसा हुआ था, एकदम प्रिसाइज आंसर देना है, हमें एक्यूरेट आंसर देना है. अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ प्रूडेंशियल, पावर शेयरिंग 2 फॉर्म में रखिए, एक प्रूडेंशियल और एक मॉरल. प्रूडेंशियल मतलब हिंदी में इसका मतलब कहते हैं समझदारी भरा हुआ डिसीजन, कोई ऐसा काम जो समझदारी भरा हुआ उसको प्रूडेंट डिसीजन कहते हैं, प्रूडेंशियल कहते हैं. और मॉरल मतलब सब लोग जानते हैं, मॉरल साइंस बचपन से पढ़ते आए हो, जो आपकी नैतिक जो साइंस होते हैं ना, नैतिक चीज़ों को लेकर होता है, वो नैतिक को हम लोग मॉरल बोलते हैं. सो प्रूडेंशियल में हमेशा जब भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूडेंशियल एंड मॉरल 2 तरह से इसको करना है. पावर शेयरिंग को पावर डिजायरेबल क्यों है उसके लिए, प्रूडेंशियल में क्या लिखोगे, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग करने से कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है. तो प्रूडेंशियल एक तरह से पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन सोशल ग्रुप्स के बीच में. सेकंड है प्रूडेंशियल मीन्स, हिंदी में इसको समझदारी भरा हुआ कहते हैं, मैंने आपके नॉलेज के लिए रखा हुआ है ताकि आप समझ कर, ठीक है. अब हम मॉरल के बारे में पढ़ते हैं. मॉरल क्या होता है, मॉरल में होता है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. हम लोग जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, जब हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है, बेसिक क्या है, कि पावर शेयर करना है. पावर शेयर करना मतलब ये नहीं कि मेजर को पावर देना, माइनर के बारे में ध्यान देने से, जितने भी जनता जनार्दन है सबको इक्वल पावर देना है. तो उसके लिए क्या जरूरी है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का एक बहुत ही मेन स्पिरिट है, ये तो होना ही चाहिए, एक सोल है, आत्मा है. इसकी पावर शेयरिंग के बगैर तो हम लोग कह नहीं सकते कि डेमोक्रेसी हमने अप्लाई किया है. और श्रीलंका की इसमें क्या है, श्रीलंका बोल रही है कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हालांकि इलेक्शन हुए हैं, सब कुछ हुआ है, और मेजर कौन है, सिन्हाला है, कॉन्सेप्ट इसका मेजॉरिटी इनका चल रहा है. तो वो एग्जाम्पल क्या हुआ, मॉरल नहीं हुआ. एक तरह से कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी है तो दिखाओ तो सही किस फॉर्म में है. पावर तो शेयर करो लोगों के बीच में, इक्वली पावर शेयर करो अपनी जनता के बीच में, जो श्रीलंका ने नहीं किया पर बेल्जियम ने बराबर किया, क्योंकि बेल्जियम में फ्रेंच और डच दोनों स्पीकिंग को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिला था पॉलिटिक्स के अंदर. सो मॉरल मीन्स हिंदी में होता है नैतिक, ठीक है ना. अब कहते हैं प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग. अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या सिर्फ इतना सा लिखने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे. प्रूडेंशियल को भी अब आपको एक्सप्लेन करना होगा. कैसे एक्सप्लेन करोगे, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग, क्या रीजंस रहे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. जब कभी भी हम लोग समझदारी पर डिसीजन लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी. तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर जबकि हम पढ़ रहे हैं कि बेल्जियम श्रीलंका दोनों में डाइवर्स कम्युनिटी रह रही है, डिफ्रेंसिएशन है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, सामाजिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. वो क्या लीड करेगा, वायलेंस को.
हिंसक हो जाएगा। एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब कभी हिंसा होगी देश में तो पॉलिटिकल राजनीतिक स्थिरता खत्म हो जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयर करने से क्या होगा, एक अच्छा रास्ता है जिससे हम पॉलिटिकली ऑर्डर को स्टेबल बना सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। पावर शेयर करना डिजायरेबल है, सही है, प्रूडेंशियल रीजन के अंदर पहला पॉइंट है। सेकंड है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in a short run. मेजर श्रीलंका ने क्या किया, सिन्हाला कम्युनिटी का फायर जितने भी बेनिफिट्स है वो माइनर छीन लिए, माइनर के ऊपर इम्पोज कर दिया कि हमारे तो ये रूल्स है, हमारे लॉज है, इनको फॉलो करना है। थोड़े टाइम के लिए तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ नेशन, और नेशन की यूनिटी के खतरे में आ गई। सिविल वॉर छिड़ गया दो कम्युनिटी के बीच में अपने देश में। तो छोटे टाइम के लिए तो आप दबा सकते हो, गुस्सा थोड़े टाइम के लिए दबा के डरा के आप थोड़े टाइम के बच्चे को रोक सकते हो, और जब वो रिवोल्ट करेगा वापस तो बहुत एंगर में करेगा, बहुत गुस्से में करेगा, तो वो नहीं करना था, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट वे क्या था, अगर श्रीलंका की गवर्नमेंट पावर शेयर कर देती दोनों कम्युनिटी के बीच में तो शायद सिविल वॉर की सिचुएशन ही नहीं आती। तो ये प्रूडेंशियल रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर शेयर को डिजायरेबल करना, ये डिजायरेबल है ये चीज। फिर है, ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी। ट्रेनिंग मतलब अत्याचार कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में। मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी। जब श्रीलंका में मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच में फाइट हो रही थी, सिन्हाला और तमिल्स के बीच में, तो क्या सिर्फ तमिल को ही मारा गया, ऐसा नहीं है। अगर चार दूसरे अगर फाइट किए थे सिन्हाला ने, तो एक तो उन्होंने रिवॉर्ड बैक किया था, मतलब कुछ पॉपुलेशन तो मेजॉरिटी पे से इफेक्ट हुई थी। कहते ना कि वॉर भले बोल रहे हैं कि हम तो शांति स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, पर युद्ध कभी भी शांति नहीं लाता है। युद्ध मतलब डिवास्टेशन हो रहा है, दोनों पार्टीज को नुकसान हो रहा है, कोई एक पार्टी सफर नहीं करती, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। तो यही ये चीज कह रही है, टायरानी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी को अत्याचार नहीं हो रहा है, इट ऑफन ब्रिंग्स रूम टू द मेजॉरिटी एज वेल। मेजॉरिटी ग्रुप भी उसे इफेक्ट पड़ता है। जब सोशल कल्चर इकोनॉमिकल जब बैक आ जाता है, एचडी इंडेक्स खराब होता है, तो देश में पूरा इफेक्ट पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि माइनर ही सफर हो रहा है, मेजर लोग भी इससे सफर होते हैं, जो मेजर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी सफर करते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग सही करना द है, ठीक है। अब है मॉरल रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। जब मैंने कहा 5 नंबर का क्वेश्चन में अगर सिर्फ प्रूडेंशियल 5 नंबर का आ गया तो तीनों पॉइंट लिखते हैं, अगर सिर्फ मॉरल को 5 नंबर में दे दिया तो मॉरल की डेफिनेशंस को लिखने के बाद आपको ये रीजंस लिखने पड़ेंगे। मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अब नैतिक रीजंस क्या है हमारे, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। समझा दिया मैंने अच्छे से कि बिना आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो बिना पावर शेयर किए आप डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ही नहीं सकते हो। सेकेंड है, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। पावर शेयर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रूल में, किसमें हो रहा है पावर शेयरिंग, विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनके ऊपर ही आप पावर शेयर कर रहे हो वो, एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, जिसको उसके इफेक्ट के साथ जी रहा है। मतलब जो आपने पावर शेयर किया है, जिसके ऊपर आप थोप रहे हो पॉलिसीज वगैरह, उनको भी तो उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ने वाला है। सो डेमोक्रेटिक रूल वही कहता है कि भाई पावर जो है हम लोग चुन रहे हैं, हमारे लिए चुन रहे हैं, लोग अपने लिए चुन रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स पड़ते हैं। पावर शेयर करने से क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेंगे। जब पावर शेयर होगा तो क्या रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो देश को अपना समझेंगे, अपना समझेंगे तो देश की समस्याओं को अपना समझेंगे, सॉल्यूशन देंगे और अपने आप में भागीदारी बनाएंगे देश की उन्नति में, ठीक है ना। People have a right to be consulted on how they are to be governed. जब हम पावर शेयर करेंगे तो उनको किस तरह से अपने ऊपर शासन लागू करना है वो खुद कंसल्ट करेंगे, खुद बताएंगे कि हमें कैसी सरकार चाहिए, कैसे गवर्न करना है, ठीक है ना। A legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system. Legitimate government वही अच्छी होती है जो सिटीजन को पार्टिसिपेशन के लिए इन्वॉल्व करे और एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। सिस्टम में अपना एक दबदबा रखे, सिस्टम में अपना एक आउटपुट दे, मतलब अपना भी कंसर्न बताए, अपनी वैल्यू क्रिएट करे। ये चीज है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का, ये अच्छी गवर्नमेंट का पॉलिसी होती है, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे, प्रूडेंशियल और मॉरल के बीच में डिफरेंस क्या है, ये कंक्लूड कैसे करेंगे। व्हाई प्रूडेंशियल रीजन सेंस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग अ बेटर आउटकम। प्रूडेंशियल किस पे फोकस कर रहा है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आउटकम बेटर होगा प्रूडेंशियल से। मॉरल रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। मॉरल रीजन नैतिक रीजन बता रहा है कि पावर शेयर करने से क्या होगा, वैल्यू जो है वो क्रिएट होगी, डेमोक्रेसी की वैल्यू ज्यादा इंडल्ज होगी। फिर हम पढ़ेंगे जो ये नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझना है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नॉर्मली इसमें 4 तरह के पॉइंट्स आते हैं, अच्छे से याद करेंगे हम लोग। पहले समझेंगे पावर शेयरिंग आइडिया आया कहाँ से है। अचानक से तो एक दिन में आया नहीं कि पावर शेयर करना जरूरी है। पहले के जमाने में कहता था ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप।
पुराने जमाने में राजा और रानी मोनार्च का सिस्टम चलता था, यानी राजा और रानी जो है उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो चल गया। ये डिक्टेटरशिप में अडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी को अपने हाथ में ले लिया, मिलिट्री डिक्टेटर था वो, है ना, मिलिट्री का हेड था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में पावर हो गई। धीरे धीरे जब लोगों को ये सेटिस्फाई नहीं लगा तो उन्होंने कंसेप्ट को चेंज करके इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ आए। मतलब अब कहा कि हम तो लोकतंत्र को अपनाएंगे, जो कि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं किस तरह से हमने नेशनलिज्म के कंसेप्ट को लाके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया है, मोनार्च को हटाया है। चाहे वो फ्रांस के केस में, रशिया के केस में हो। रशिया में क्या होता, जार के सेशन को हटाया, और फ्रांस में क्या था, फ्रांस से हमने वहाँ के राजा था निकोलस, उसको हटाया था। तो इस तरह से इमरजेंसी और डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया था, यानी लोकतंत्र, लोगों का शासन होना चाहिए। तो इमरजेंसी में क्या था, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इसमें क्या कह रहे हैं इमरजेंसी और डेमोक्रेसी में कि जनता जनार्दन जो है सारी पावर उसके हाथ में रहेगी। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। जो भी सरकार नीतियां बना रही है उसमें सबकी वॉइस, यहाँ पे एक मेजॉरिटी या माइनर नहीं, सबको इक्वल राइट मिलेगा, सबको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। Therefore, पावर शेयरिंग बिकम एसेंशियल। इसलिए पावर शेयर क्या है, बड़ा एसेंशियल हो गया है कि पावर शेयर करेंगे तभी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेकन मेनी फॉर्म्स। कई फॉर्म्स में होता है, कई तरह के लेवल में, कई तरह से पावर को शेयर किया जा सकता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गन। इंडिया में या कहीं भी जाओ, ऑर्गन टोटल 3 तरह की ऑर्गन्स होती है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये पॉइंट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कह रहे हैं। हॉरिजॉन्टल क्यों कह रहे हैं, नाम से पता चल रहा है हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों को एक समान रखते हैं। इनमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इंफीरियर नहीं है, तीनों बराबर है, हॉरिजॉन्टल है। पर पावर तीनों को दी गई है। लेजिस्लेटिव टू मेक लॉ, जो लॉ बनाने का काम कर रही है, जैसे हमारे एमपी करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले। स्टेट के लिए एमएलए करते हैं और नेशन के लिए एमपी करता है। एग्जीक्यूटिव कौन है, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, आईएएस, आरएएस, आईपीएस, सारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, लॉ जो सरकार बनाती है उसको फॉलो करवाता है। जुडिशरी क्या करती है, इन दोनों पर नजर रखती है कि लेजिस्लेटिव मनमानी से रूल नहीं बना रहा, एग्जीक्यूटिव पर नजर रखती है कि सही तरीके से तो इम्प्लीमेंट करवा रहा है लॉस, ठीक है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन सबकी पावर बराबर है, ये चेक या बैलेंस का काम करता है। Such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power. एक दूसरे पे ध्यान रखता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी दोनों पे नजर रखता है। तो आपस में क्या कर रहा है, इनकी सेपरेशन कर रखा है इनको, और कोई भी अपनी पावर को अनलिमिटेड यूज नहीं कर सकता। अगर मैं एमपी हूँ तो मैं तो अपने मनमानी तरीके से रूल बनाऊँ कि नहीं सारी पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए, जनता के भलाई के लिए कुछ काम ही नहीं करूँ, नहीं सारे करप्शन के पॉलिसीज को मैं लीगल बना दूँ, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनको कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी बनाया गया ऑर्गन। ईच ऑर्गन चेक दी अदर, ये एक दूसरे पर नजर रखता है, चेक और बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। हर एक इंस्टीट्यूशन में क्या है, बैलेंस बना के रखते हैं, चेक और बैलेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये लाइन्स जरूर आनी चाहिए जब भी आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को लिखो। सेकेंड है सिस्टम ऑफ चेक और बैलेंस, वही चीज हो गई। अब आता है सेकेंड पॉइंट, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में अभी हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा, अब हम वर्टिकल पे आएंगे। सो पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे, लेवल यहाँ पे 1 2 3 टाइप सिस्टम हमने नॉर्मली पढ़ा है। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इंडिया की अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है। दिल्ली में बैठती है केंद्र सरकार, केंद्र यानी सेंटर, स्टेट दिल्ली की अपनी सरकार भी तो है, दिल्ली स्टेट भी तो है, उसकी अपनी सरकार है। तो स्टेट के अंदर हो गई, और लोकल लेवल पे हमारे यहाँ पे म्यूनसिपलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, ये सारा आता है, तो लोकल सेट में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो 3 टायर में हमारी गवर्नमेंट को पावर शेयर किया गया है, लेट्स मीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल। तो ये वर्टिकल हो गया, देखो वर्टिकल हो गया, तीनों में पावर इस तरह से जा रही है। नाउ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, फेडरल गवर्नमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंड चैप्टर फेडरल गवर्नमेंट जो टॉपिक है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पावर शेयरिंग के बाद फेडरल गवर्नमेंट आता है। इसमें क्या है, इन अ फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर बिटवीन अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक पूरी कंट्री के लिए जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसको पूरी पावर दी जाती है, एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, यानी स्टेट के अंदर, प्रोविंसेस कहते हैं या स्टेट कह रहे हो या रीजनल को, इनको भी पावर शेयर की जाती है। ये फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन होती है। फेडरल गवर्नमेंट को डुअल सिस्टम भी कहते हैं। डुअल गवर्नमेंट यानी जहाँ पे 2 सरकारें एक साथ रन हो रही हो, रन तो लोगों के ऊपर ही कर रही है, पर एक रीजनल की अलग लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है, और पूरी कंट्री की जो है वो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट रूल करती है। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसका पॉइंट हम कर सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में चेक और बैलेंस सीखा था एंड में, वैसे यहाँ पे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं इसको। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। डिफरेंट सोशल ग्रुप, सबसे पहले सोशल ग्रुप समझो होता क्या है। सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज।
किसी भी एक बेसिस पे जब कोई एक ग्रुप साथ में खड़ा हो जाता है तो उसको सोशल ग्रुप दिया गया, चाहे रीजनल हो चाहे लैंग्वेज बेसिस पे हो। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो हमने बेल्जियम की अकोमोडेशन में पढ़ा था वही चीज़ आ रही है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। लिखना है ये लाइन कि कम्युनिटी एग्जाम्पल जो सोशल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशली वीक सेक्शन, जो सोशली कमजोर वर्ग है, वीकर सेक्शन है, एंड women आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में विमेंस को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट्स को रखा गया है। हमारे यहाँ पे ST SC और OBC को जो रिजर्वेशन मिलता है उसके साथ साथ आजकल आपने देखा होगा, कल की बात है, राज्यसभा के अंदर हमारा एक लॉ जो है, अभी तो लॉ नहीं कह सकते, बिल जो है वो एक तरह से जीत चुका है विमेन रिजर्वेशन के लिए। हमने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अब देखते हैं लोकसभा में क्या होता है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होते हैं, जहाँ पे लोगों को रिजर्वेशन दे जाता है कि हाँ इस एरिया से वीकर सेक्शन, अगर ट्राइबल एरिया से है तो ST को सीट रिजर्व होगी, अगर सोशल शेड्यूल कास्ट से है तो वहाँ पे सीट रिजर्व होगी। जितने ज्यादा पॉपुलेशन इस एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीट्स होगी, ठीक है ना। और नॉर्मली हमारे यहाँ पे क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में रिजर्वेशन की पॉलिसी लगी 33% या 1/3% जो है वो रिजर्वेशन दे रखा है वुमेन्स को या ST SC OBC को, पर MLAs और MP के लेवल पे रिजर्वेशन नहीं है, तो उसी के लिए ट्राई कर रहा है, वो बिल की बात हो रही है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग में एडवांटेज ऑफ शेयरिंग पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। हमने सोशल ग्रुप को पढ़ा, समझ लिया सोशल ग्रुप को। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, जो बिल्कुल भिन्न ग्रुप है, जो अभी मेन स्ट्रीम में जुड़े नहीं है, अलग थलग पड़े हुए हैं, इतने सालों से अत्याचार हुआ है उनके ऊपर, कास्ट के नाम पे नॉर्मली होता है SC SC लोअर कास्ट है, हायर कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको खत्म करने के लिए क्या हुआ, ये अरेंजमेंट सेटअप किया है। Who otherwise would feel alienated from the government, अगर ऐसा नहीं करे, उनको अगर हम लोग सीट्स नहीं दे, रिजर्वेशन नहीं दे, तो वो अपने आप को अलग थलग मानेंगे, कंट्री का पार्ट ही नहीं मानेंगे। जब कंट्री का पार्ट नहीं मानेंगे तो ढंग से डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट के लिए वर्क ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अलिनेटेड मतलब अलग थलग मानेंगे खुद को। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयरिंग पावर। जो माइनर ग्रुप है, जो पहले से बेचारे कम लोग हैं, कम मात्रा में, जिनकी आवाज ज्यादा ग्रुप में जब डिमांड करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, और कम लोग बोलेंगे तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी। तो जब वो पहले से ही माइनर है तो उसको तो कभी राइट मिलेगा नहीं, इसलिए उसको शेयर मतलब फेयर शेयर मिलना चाहिए पावर का। तो ये चीज जो है इसकी एडवांटेज है पावर शेयरिंग के सोशल ग्रुप के अंदर। नाउ हम लोग 4th पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है, पावर कैन बी शेयर बाय पॉलिटिकल पार्टी। ध्यान रखो, पॉलिटिकल पार्टी सबको पता है, वोट के टाइम में झंडा लेकर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रेशर ग्रुप्स आते हैं। लाइक बिजनेसमैन का अपना है, इंडस्ट्रीज का अपना है, फार्मर्स अपना खुद का ग्रुप बनाते हैं, इंडस्ट्रीज वर्कर्स अपना ग्रुप बनाते हैं, इसको यूनियन बोलते हैं ना, यूनियन का लीडर कौन है, ठीक है ना। ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं वो अपना अपना संगठन बनाता है। तो ये क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं एंड मूवमेंट्स। जब प्रेशर ग्रुप बनता है तो ऑब्वियसली बात है अपने मूवमेंट्स ही चलाते हैं। मूवमेंट्स किसी भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को, राइट्स को रखना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आता है डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी और कॉम्पिटिशन। समझना, जहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इंडिया में है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। और जब देखो अगर सिंगल पार्टी होती ना तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं होता, और कॉम्पिटिशन नहीं होता तो सिंगल पार्टी अपनी मनमानी करती। बट हमारे यहाँ पे क्या मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और उससे क्या है कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। और कॉम्पिटिशन क्रिएट करने से क्या होता है, सच कॉम्पिटिशन एंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। एक के हाथ में पावर नहीं रहती है। पॉलिटिकल पार्टी अपोज करने वाली होती है, वो गवर्नमेंट को सुधार के रखती है कि सही से काम करो, नहीं करेंगे तो हम लोग क्या है, आपको लोकसभा में संसद में चीजें बैठने देंगे, सवाल करके परेशान करेंगे। सो कॉम्पिटिशन होना अच्छा है, ठीक है। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जब डिफरेंट पार्टीज है तो उनकी पार्टी जब बनती है ना तो अलग अलग आइडियोलॉजी को लेकर बनती है, उनकी खुद की अपनी सोच अलग होती है। कांग्रेस सेपरेटिज्म का नारा लेकर चलती है, बीजेपी वो अपने आप को हिंदुत्व का नारा लेकर चल रही है, तो उनकी आइडियोलॉजीज में डिफरेंसेज है। एंड सोशल ग्रुप, और अलग अलग सोशल ग्रुप को रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, पावर शेयर करने से क्या हुआ, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को क्या मिला, रिप्रेजेंटेशन मिला अपनी आइडियोलॉजीज को दिखाने के लिए। इसकी एग्जाम्पल क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। जब कभी क्या होता है, मेजोरिटी में कोई भी सरकार नहीं बन पाती है तो क्या करते हैं, दूसरी पार्टी से हाथ मिला के 2 या 3 पार्टी मिलकर क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है। कि मान लो अगर 100 सीट है तो किसी सरकार के पास सिर्फ 49 सीट ही आई, तो 1 या 2 सीट के लिए वो क्या किसी से और से हाथ मिला देगी और कोलिशन गवर्नमेंट फिल कर देगी। क्योंकि 101 सीट 100 है तो मतलब 50 से ऊपर तो सीट चाहिए ही चाहिए नहीं। तो कोलिशन गवर्नमेंट इसी तरह काम करती है। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फेडरलिज्म चैप्टर में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी।
इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप, ये इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, जिनके जो इंटरेस्ट हित जो जुड़े हुए हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स। अब मैं इसे आपको पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रेशर ग्रुप है ना, इनकी कुछ एग्जांपल्स बता रही हूँ, कैसे कैसे इंटरेस्ट ग्रुप जितने जिसके जो हित जिसमें छुपा होता है वो उस ग्रुप का सदस्य बन जाता है। जैसे ट्रेडर्स व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, उद्योगपतियों का ग्रुप हो गया, फार्मर्स किसानों को आ गया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी जब सरकार ने किसान आंदोलन चला था तो किसानों ने अपनी बात को रखने के लिए सरकार को वापस अपने लॉ को खींचने के लिए कह दिया कि ये लॉ हमारे फायदे के लिए नहीं है। तो किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते हो गए। एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इनकी अपनी यूनियन होती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, वो भी सरकार से अपनी क्या है चीज़ें फॉलो कराने के लिए इंडस्ट्रीज को अपनी राइट्स को देने के लिए आवाज़ जाते हैं। तो इसी को प्रेशर ग्रुप कहते हैं। और मूवमेंट्स क्या होता है, मूवमेंट्स चाहते हैं पढ़ते हैं, मूवमेंट्स होता है अपनी बात को रखने के लिए वो क्या है प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, हड़ताल कर लेते हैं। कई बार जब इनकी इंडस्ट्री वर्कर के साथ कुछ गलत होता है, किसी को भाई चोट लग गई और कंपनी कंपेंसेशन देने से मना कर देते कि नहीं हम तो कंपेंसेट नहीं करेंगे, तो उसमें क्या है ये सारे यूनियन मिलकर आंदोलन कर देते कि हम तो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, आपको तो उसको पैसा रिमरेशन तो देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इंडस्ट्री वर्कर अपने हित के लिए अपनी डिमांड को रखते हैं। तो ये सारे हम लोग इसमें क्या पावर शेयर करना जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग दिस चैप्टर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करो मुझे, मैं आपको रिवॉर्ड बैक, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। मैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट सॉल्व करूंगी। बट पढ़ो, ढंग से पढ़ो, अच्छे से याद करो हर एक चीज़ को। क्वेश्चन को लिखने का तरीका मैंने बताया, अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट वाइज आंसर लिखने का, प्रिसाइज आंसर दो। मतलब नॉर्मली KISS एक फॉर्म होता है, मतलब कीप इट स्वीट एंड सिंपल, शॉर्ट सिंपल, अच्छा सा आंसर दो, जो पूछा उसका जवाब दो। पूछा कुछ और है, एथनिक कंपल्सरी, पूछा मेजोरिटीज में है, कंफ्यूजन मत हो, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आंसर दो। थैंक यू।